हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इलेक्ट्रिक करंट के इस लेक्चर में अब आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है अक्सर बोर्ड पेपर में रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शब्द आया है व्हीटस्टोन। ये जो है वैज्ञानिक का नाम है। ये जो है इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु। इन्होंने जो है प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था तैयार की थी, या फिर आप बोल सकते हैं प्रतिरोधों के लिए जो है एक विशेष परिपथ तैयार किया था, जिसके द्वारा जो है यहाँ पर किसी भी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता था। उसे ही हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन सेतु। आप लोग याद रखेगा कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने जो है यहाँ पर प्रतिरोधों की जो है एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया था, जिसके द्वारा जो है किसी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसे ही बोला जाता है व्हीटस्टोन सेतु। और इसके लिए आप लोग याद रखेगा, इस परिपथ व्यवस्था में जो हम लोग 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से जो है चौथे अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप ये बता सकते हैं कि इस परिपथ व्यवस्था द्वारा 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जाता है। यानी कि इसमें जो है आपके पास 4 प्रतिरोधक तार होंगे, जिसमें से 3 के प्रतिरोध जो है ज्ञात होंगे और 1 का जो यहाँ पर प्रतिरोध अज्ञात होगा। उसी का प्रतिरोध आप वहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो इसीलिए बताया गया है कि इस परिपथ व्यवस्था या फिर बोल सकते हैं आप इस प्रयोग द्वारा जो है 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से जो है चौथे अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी परिपथ व्यवस्था। तो आप यहाँ पर हेडिंग लिख सकते हैं, परिपथ व्यवस्था, यानी कि किस प्रकार से जो यहाँ पर इसका परिपथ तैयार किया जाता है। परिपथ व्यवस्था, इसके लिए आप ध्यान दीजिए, इसमें 4 प्रतिरोधक तार यूज करने हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक प्रतिरोधक तार इस प्रकार से होगा, इसके बाद दूसरा प्रतिरोधक तार इस प्रकार से हो जाएगा, इसके अलावा तीसरा प्रतिरोधक तार इस प्रकार से होगा, और यहाँ पर जो है ये चौथा प्रतिरोधक तार हो जाएगा। इस प्रकार इसमें जो है 4 प्रतिरोधक तार यूज किए जाएंगे। एक को आप मान लीजिए यहाँ पर ए, यहाँ पर हो जाएगा बी। तो ये हो गया आपका एक प्रतिरोधक तार ए बी। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप सी, तो ये दूसरा हो जाएगा बी सी। यहाँ पर मान लीजिए डी, तो ये एक हो जाएगा ए डी और एक ये हो जाएगा सी डी। तो यहाँ पर 4 प्रतिरोधक तार जुड़े हुए हैं। इनको ध्यान दीजिए यहाँ पर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में मोड़ा गया है। तो यहाँ पर इस चतुर्भुज का एक विकर्ण आपको ये दिखाई दे रहा है बी डी, यानी कि यहाँ पर ये जो विकर्ण दिया गया है, इस विकर्ण में यहाँ पर एक धारामापी लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक कुंजी लग जाएगी इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो विकर्ण AC है, इस विकर्ण में जो है यहाँ पर एक सेल जोड़ना है आपको। इस प्रकार से यहाँ पर आप जोड़ देंगे एक सेल, और इसके साथ जो है यहाँ पर एक कुंजी लग जाएगी इस प्रकार से। ये हो गया। तो यहाँ पर ये कुंजी आप मान लीजिए K1 और यहाँ पर इसको मान लीजिएगा K2। इस प्रकार से इतना हो गया। ये यहाँ पर सेल लगा हुआ है। धारा जो प्रवाहित होगी वो यहाँ पर हमेशा प्लस वाले सिरे से होगी, क्योंकि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होगी वो इस तरफ से होगी, यानी कि I, यहाँ पर प्लस वाले सिरे से धारा प्रवाहित होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका जो परिपथ तैयार किया गया है, इसमें आपको बताया गया कि 4 प्रतिरोधक तार हैं, जिसमें मान लीजिए ये आपका P है, ये वाला प्रतिरोध Q है, इसके अलावा ये यहाँ पर R है, इसके अलावा इसमें चौथा प्रतिरोध जो है वो मान लीजिए यहाँ पर S है। इसमें से P, Q और R ये ज्ञात हैं, और चौथा प्रतिरोध यहाँ पर जो S है ये अज्ञात है। इसका आपको मान लीजिए यहाँ पर निर्धारण करना है। तो किस प्रकार से यहाँ पर इसकी परिपथ व्यवस्था तैयार की गई, इसमें आपको बताया गया कि 4 प्रतिरोधक तार
यानी कि AB, BC, इसके अलावा AD और DC, इनको जो है यहाँ पर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में व्यवस्थित किया गया है। वो बोल सकते हैं आप समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में व्यवस्थित किया गया है, जिनके प्रतिरोध जो है यहाँ पर P, Q, R और S हैं, जिसमें यहाँ पर P, Q और R ज्ञात है, इसके अलावा S जो है वो अज्ञात है। इस प्रकार से बताएंगे। इसके अलावा बता सकते हैं यहाँ पर कि विकर्ण AC में जो है एक वैद्युत सेल, इसके अलावा कुंजी K1 को जोड़ा गया है, और यहाँ पर जो विकर्ण BD है इसमें जो है यहाँ पर एक धारामापी, इसके अलावा कुंजी K2 को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी परिपथ व्यवस्था जो है तैयार करेंगे, और यही आपको यहाँ पर परिपथ व्यवस्था में लिखना भी है। एक बार आप फिर से ध्यान दीजिए, आप किस प्रकार से नोट करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। आपको इसमें बताना है कि यहाँ पर चित्र की भांति 4 प्रतिरोधक तारों AB, BC, AD व DC को समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में व्यवस्थित किया गया है, जिनके प्रतिरोध क्रमशः P, Q, R व S हैं, जिसमें यहाँ पर P, Q, R ज्ञात है और S यहाँ पर अज्ञात है। इसके अलावा आप लिखेंगे यहाँ पर कि विकर्ण AC में एक वैद्युत सेल, इसके अलावा कुंजी K1 को जोड़ा गया है, और इसके अलावा बताएंगे कि विकर्ण BD में एक धारामापी और कुंजी K2 को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसकी परिपथ व्यवस्था लिखना है, तो ये आप यहाँ पर नोट करेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी कार्यविधि या फिर आप बोल सकते हैं प्रयोग विधि, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कार्यविधि या फिर आप बोल सकते हैं प्रयोग विधि, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो कुंजी K1 लगी है इसको आपको दबाना है। जब यहाँ पर आप कुंजी K1 दबाएंगे तो यहाँ पर वैद्युत सेल से धारा प्रवाहित होगी। अब ध्यान दीजिए, जब वैद्युत सेल से धारा प्रवाहित होगी तो ये धारा जब बिंदु A पर पहुँचेगी तो यहाँ पर पहुँचने के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक भाग इधर जाएगा, एक भाग इधर जाएगा। यहाँ पर आपको बताया गया कि जब यहाँ पर आप कुंजी K1 दबाएंगे तो वैद्युत सेल से धारा प्रवाहित होगी, और ये धारा जो है बिंदु A पर 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक भाग मान लीजिए यहाँ पर I1 है और दूसरा भाग यहाँ पर मान लीजिए I2 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से जो धारा जा रही है I1, यही धारा आगे इधर जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर मान लीजिए I1, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये धारा जो जाएगी ये इधर आगे जाएगी, यहाँ पर ये मान लीजिए I2। इस प्रकार से इतना हुआ। और इसके अलावा यहाँ पर जो है इन चारों तारों को आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है। यहाँ पर जो है इन चारों तारों को आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि कुंजी K2 दबाने पर भी जो है इस धारामापी में जो है कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है इन चारों तारों को जो है आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि कुंजी K2 दबाने पर जो है धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इससे बोला जाता है अविक्षेप स्थिति, इससे बोला जाता है अविक्षेप स्थिति। और इस स्थिति में जो है यहाँ पर विकर्ण BD में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और जब विकर्ण BD में यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये विकर्ण BD जो है एक सेतु का कार्य करता है। यहाँ पर जो विकर्ण BD है यही जो है यहाँ पर सेतु का कार्य करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है व्हीटस्टोन सेतु। तो यहाँ पर आपको इसमें बताया गया कि किस प्रकार से ये कार्य करेगा। सबसे पहले जो यहाँ पर कुंजी K1 दबाना है। जब आप इसे दबाएंगे तो यहाँ पर जो है वैद्युत सेल से धारा प्रवाहित होगी, और यहाँ पर जब वैद्युत सेल से धारा प्रवाहित होगी तो ये बिंदु A पर जो है I1 और I2 में विभक्त हो जाएगी। और यहाँ पर जो है इन चारों प्रतिरोधक तारों को आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि कुंजी K2 दबाने पर जो है धारा मापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इससे बोला जाता है अविक्षेप स्थिति। जब इसमें कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है तो उससे बोलते हैं अविक्षेप स्थिति, अविक्षेप स्थिति। और इस स्थिति में जो है यहाँ पर विकर्ण BD में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और ये यहाँ पर जो है एक सेतु का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी कार्य विधि या फिर प्रयोग विधि जो है लिखेंगे। याद रखिएगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, आप इसमें बताएंगे कि सर्वप्रथम कुंजी K1 दबाते हैं, जिससे यहाँ पर वैद्युत सेल से धारा प्रवाहित होती है, और ये धारा जो है बिंदु A पर 2 भागों यानी कि I1 और I2 में विभक्त हो जाती है। यहाँ पर चारों प्रतिरोधक तारों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि कुंजी K2 को दबाने पर धारा मापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न न हो। इस स्थिति को अविक्षेप स्थिति कहते हैं, और इस स्थिति में जो है विकर्ण BD में धारा प्रवाहित नहीं होती है, और ये सेतु का कार्य करता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको यहाँ पर 2 बंद पास दिखाई दे रहे हैं। एक बंद पास ये होगा
और एक बंदपाश ये होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर इस वाले बंदपाश का प्रयोग करें हम लोग तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें प्रयोग विध में ए बी, ध्यान दीजिए ए बी डी ए, ए बी डी ए, ये क्या होगा, एक बंदपाश होगा। इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें बंदपाश ए बी डी ए में लूप नियम से, लूप नियम से, यानी कि यहाँ पर जो आपको किरचॉफ का दूसरा नियम प्रयोग करना है। और किरचॉफ का दूसरा नियम आपको बताया गया है सिग्मा आई आर बराबर होता है सिग्मा ई, ये आपको बताया गया है। यानी कि किसी भी बंद पाश में जो वैद्युत धारा है और उसके संगत जो प्रतिरोध हैं उन सभी के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग इस बंद पाश की बात करें तो यहाँ से ये धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, इसका क्रम जो होगा इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है, ए बी डी ए, इस प्रकार से लिखा गया है। तो ए बी डी ए, अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर धारा क्या है I1, इसके संगत प्रतिरोध क्या है P। तो यहाँ पर आप लिखेंगे I1 इंटू में हो जाएगा P, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जब इधर आएंगे तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इसके बाद इधर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो मुख्य धारा है वो आपकी इधर है, लेकिन यहाँ पर इसका क्रम कैसा है, इसके विपरीत है। और आपको बताएगा जब भी मुख्य धारा के विपरीत यहाँ पर धारा होगी तो उसका मान आपको माइनस में लेना है। तो यहाँ पर अब आप मान माइनस में लेंगे क्योंकि यहाँ पर मुख्य धारा इधर जा रही है और इसका क्रम इस प्रकार से है ए बी डी ए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है धारा I2 है और प्रतिरोध R है, तो इसका मान माइनस में लेंगे I2 और इनटू में हो जाएगा R बराबर। अब ध्यान दीजिए इस बंदपाश में कहीं पर कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, तो यहाँ पर बराबर में कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग करना है आपको विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। तो विद्युत वाहक बल नहीं है तो यहाँ पर हो गया 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर I1 इंटू पी बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा I2 इंटू R। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम लोग इस दूसरे वाले बंदपाश का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिखेंगे बी सी डी बी। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे बंदपाश बी सी डी बी में लूप नियम से, या फिर इससे बोला जाता है पाश नियम, लूप नियम से। तो अब इसमें आप यहाँ पर जब लूप नियम यूज करेंगे तो अब फिर ध्यान दीजिए यहाँ पर क्रम कैसा है, इस प्रकार से बी सी डी बी, यानी कि इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तो आप मुख्य धारा की दिशा में है तो यहाँ पर हो जाएगा I1 इंटू में हो जाएगा Q, इस प्रकार से इतना हुआ। इसके बाद अब ध्यान दीजिए अब यहाँ पर आएंगे तो मुख्य धारा की विपरीत दिशा हो जाएगी, क्योंकि ध्यान दीजिए धारा इस तरफ जा रही है और यहाँ पर क्रम कैसा है, इसके विपरीत है। तो अब की बार इसका मान फिर माइनस में लेंगे तो माइनस हो जाएगा I2 इंटू संगत प्रतिरोध हो जाएगा यहाँ पर S, इस प्रकार से इतना हुआ बराबर। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए विद्युत वाहक बल आपका 0 रहेगा क्योंकि कोई विचलन नहीं है, इस प्रकार से 0 हुआ। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा I1 इंटू क्यू बराबर, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो I2 इंटू एस, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर जो है समीकरण 1 को 2 से भाग किया जाएगा, समीकरण 1 भागे समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 को हम लोग समीकरण 2 से भाग करेंगे। भाग करने के लिए हमेशा बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से भाग करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बाएं पक्ष में दिया गया है I1 इंटू पी, बट्टे में यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लिखेंगे I1 इंटू क्यू बराबर, यहाँ पर दिया गया है I2 इंटू आर, बट्टे यहाँ पर दिया गया है I2 इंटू एस, इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आएगा P बट्टे Q बराबर, यहाँ पर आ जाएगा R बट्टे S, इस प्रकार से इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए इसमें बताया गया था 3 प्रतिरोध जो है ज्ञात हैं और चौथा प्रतिरोध यहाँ पर अज्ञात है। तो अगर मान लीजिए इस चौथे प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिए इससे आप इधर ले आइए गुणे में और ये संख्या पलट के उधर जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा R इंटू में ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा Q और बट्टे में आ जाएगा P, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। यानी कि जब यहाँ से इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे तो ये संख्या पलट के इधर जाएगी। तो यहाँ पर R इंटू क्यू और बट्टे में आ जाएगा P। तो इस प्रकार जो हम लोग यहाँ पर 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से जो है चौथे अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण कर सकते हैं। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नोट। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 4 प्रतिरोधक तार यूज हुए थे, इन सभी के जो प्रतिरोध हैं वो हमेशा एक ही कोटि में होने चाहिए, यानी कि एक ही इकाई में इन सभी के प्रतिरोध यहाँ पर होने चाहिए। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर पहला कि चारों प्रतिरोधक तारों के प्रतिरोध एक ही कोटि के होने चाहिए, एक ही कोटि के होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा, जिन भुजाओं में समान धारा प्रवाहित होती है वे आनुपातिक भुजाएं होती है। समान धारा का मतलब ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए I1 जो है AB में प्रवाहित हो रही है, इसके अलावा I1 जो है यहाँ पर BC में भी प्रवाहित हो रही है, तो ये आनुपातिक भुजाएं होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए जो I2 है ये यहाँ पर AD में प्रवाहित हो रही है, इसके अलावा DC में भी यही प्रवाहित हो रही है, तो ये भुजाएं भी आनुपातिक होंगी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जिन भुजाओं में समान धाराएं प्रवाहित होती हैं, वे आनुपातिक भुजाएं होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए I1 जो है यहाँ पर प्रवाहित हो रही है AB में बट्टे यहाँ पर BC में, तो AB बट्टे BC इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर I2 जो है AD में प्रवाहित हो रही है, तो AD बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा DC। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए आपको इसमें बताई गई है अविक्षेप स्थिति, जिस समय यहाँ पर विकर्ण BD में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो अविक्षेप स्थिति में अगर यहाँ पर इस विकर्ण BD को इस विकर्ण AC से परिवर्तित कर दिया जाए, यानी कि बदल दिया जाए, तो भी यहाँ पर सेतु की अविक्षेप स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। आप यहाँ पर बता सकते हैं इसमें तीसरा पॉइंट, अविक्षेप स्थिति में यदि विकर्ण BD और AC को परस्पर बदल दिया जाए तो सेतु की अविक्षेप स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अविक्षेप स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि इसमें जो है चारों प्रतिरोधक तारों के प्रतिरोध जो है वो एक ही कोटि के होने चाहिए। इसके अलावा जिन भुजाओं में समान धारा प्रवाहित होती है वे सभी यहाँ पर जो है आनुपातिक भुजाएं होती हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग व्हीटस्टोन के उपयोग की बात करें तो यहाँ पर जो है इसका प्रयोग करके 2 उपकरण तैयार किए गए हैं, एक मीटर सेतु, इसके अलावा एक यहाँ पर प्रतिरोध बॉक्स यानी कि व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग करके जो है 2 उपकरण तैयार किए गए हैं प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। एक आपका प्रतिरोध बॉक्स और दूसरा यहाँ पर तैयार किया गया मीटर सेतु, जिनके बारे में आप सभी को यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो अब आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। धन्यवाद।